हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कारो को रिवाइज करेंगे। कारो 2020 को। ये आपकी स्टडी मैट है। एक फाइल में ये खोल के रखूँगा और एक मैंने समरी नोट्स बनाए हैं जिसको देख के पूरा रिकॉल हो सकता है। काफ़ी शॉर्ट में मैंने सारे पॉइंट्स को लिखा है। इन दोनों को रेफर करते हुए हमको कारो 2020 तैयार करना है। वीडियो के एंड तक आपको ये टारगेट करना है कि जो मेरी समरी नोट्स है ना, ये आप लोग को समझ में आ गई ना, तो मात्र 3 से 4 पेज में आपको पूरा याद हो जाएगा। इस समरी नोट को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि एक समरी नोट आपकी फ्रेंडली नोट्स बन जाए। अब सबसे पहला क्वेश्चन कारो में क्या होता है कि कारो का एप्लीकेबिलिटी कौन सी कंपनी के ऊपर होता है। सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ नहीं। तो ये इतना लंबा यहाँ पे आपको तो मैं क्लास में पढ़ा ही चुका हूँ कि कारो सभी कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, फॉरेन कंपनी को भी के ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे शॉर्ट में रेफर कीजिए मेरे साथ। तो कारो इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। बस ये बेस तैयार हो गया। किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, तो नॉट एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, वन पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी। ये जो 4 टाइप की कंपनियां लिखा हूं मैं, इनके ऊपर अनकंडीशनली एग्जेम्पशन है। इन लोग को हमेशा एग्जेम्पशन मिलेगी। और ऐसी प्राइवेट कंपनी जो 4 कंडीशंस फुलफिल करेगी ना, तब उसको कारो नहीं कंप्लाई करना पड़ेगा। चारों फुलफिल होनी चाहिए बेटा, चारों। नंबर 1 कि उस कंपनी वो कंपनी ना तो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है ना होल्डिंग। सेकेंड कंडीशन, पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करते। कंडीशन नंबर 3, बोरोइंग का फिगर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करता। कंडीशन नंबर 4, टर्नओवर 10 करोड़ को एक्सीड नहीं करता। और जब ये टर्नओवर को देखेंगे ना, तो अदर इनकम को भी जोड़ेंगे और रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन को भी जोड़ेंगे। बात खत्म। अब आइए बेटा रिपोर्टिंग शुरू करते हैं। आप लोग चाहो तो बीच में वीडियो पॉज करके 2 मिनट रिवाइज कर सकते हो, पर मेरे को स्पीड में बताने दीजिए। अब जो शुरुआत की 5 रिपोर्टिंग है ना, उसको याद कराने का तरीका बता रहा हूं। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया शुरू की 4 चीजों का। PIIL, ये चारों असेट्स है कंपनी के लिए। P फॉर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, I फॉर इन्वेंट्री, थर्ड I फॉर इन्वेस्टमेंट और फोर्थ I फॉर लोन्स एंड एडवांसेस गिवन। ये 4 चीजें असेट है कंपनी के लिए। एक लाइबिलिटी है इसके जस्ट बाद, वो है कंपनी के ऊपर पब्लिक डिपॉजिट। तो शुरू के 5 पॉइंट की आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। 4 असेट है, एक लाइबिलिटी है, PIL, PIILD। और उसके बाद 2 पॉइंट और बता दे रहा हूं। CS कंपनी सेक्रेटरी वाला, C फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड और S फॉर स्टैट्यूटरी ड्यूज। टोटल 21 पॉइंट है, उसमें से 7 पॉइंट की समरी ये है। अब याद करना शुरू करते हैं। देखिए बेटा, जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है ना, उसके ऊपर जो हमारी स्टडी मेट के नोट्स है ना, उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के कंपनी ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं कि नहीं, ये पहला पॉइंट। और इंटेंजिबल असेट्स के भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए हुए हैं कि नहीं। और बी पॉइंट कहता है कि मैनेजमेंट ने पीरियोडिकल इंटरवल में पीपीई को फिजिकली वेरीफाई किया कि नहीं। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नोटिस की गई थी तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में डील किया है कि नहीं। इंग्लिश में अगर कह दूं तो वेदर द कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल एंड लोकेशन ऑफ फिक्स्ड असेट, वेदर कंपनी इज मेंटेनिंग प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ इंटेंजिबल असेट, एंड वेदर plant property and equipment have been physically verified by the management at reasonable interval of time, and if any discrepancy has been noticed whether it has been accounted for or not। तो थर्ड पॉइंट जो है ना, वो टाइटल डीड के ऊपर फोकस करता है। वेदर टाइटल डीड्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी विच आर डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट आर इन द नेम ऑफ द कंपनी, एंड इफ नॉट देन ऑडिटर हैज टू प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो थर्ड पॉइंट टाइटल डीड के ऊपर है। फोर्थ पॉइंट रीवैल्यूएशन के ऊपर है। इसका की कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि कंपनी ने अगर इस साल अपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यानी कि स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी को रीवैल्यू किया है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाया है कि नहीं। और अगर रिवैल्यूएशन 10% से ज्यादा है ना, तो ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और लास्ट, कि क्या कंपनी के ऊपर कोई बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंतर्गत कोई प्रोसीडिंग चल रही है। अब आप खुश कब होगे, जब आप मेरे समरी नोट को देखो, इसमें पूरा याद आ जाएगा बेटा। देखो ये पीपी के पॉइंट है। देखो मैंने पूरे 5 पॉइंट को सिर्फ एक लाइन में रिकॉर्ड कर दिया बेटा, पूरे 5 पॉइंट को। एक पॉइंट था पूरा का पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड के ऊपर कि कंपनी टेंजिबल और इनटेंजिबल असेट्स दोनों का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है कि नहीं, क्वांटिटेटिव डिटेल और लोकेशन के साथ। सेकंड पॉइंट, क्या मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन कर रहा है कि नहीं, और अगर डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में डील कर दिया गया है कि नहीं। थर्ड पॉइंट टाइटल डीड के ऊपर था कि कंपनी की
इमूवेबल प्रॉपर्टी की टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है कि नहीं, और अगर नहीं है तो ऑडिटर को डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट रीवैल्यूएशन के ऊपर था कि अगर कंपनी ने प्रॉपर्टी का रीवैल्यूएशन किया है तो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करवाया है कि नहीं, और अगर 10% से ज्यादा का वैल्यूएशन का चेंज होगा तो ऑडिटर को रिपोर्ट में स्पेसिफाई करना है। फिफ्थ पॉइंट बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर है कि कंपनी के ऊपर कोई बेनामी प्रॉपर्टी होल्ड करने का प्रोसीडिंग तो नहीं चल रहा है अंडर बेनामी प्रॉपर्टी प्रोहिबिशन एक्ट। बस ये हो गया आपका पीपी। अब आइए इन्वेंट्री का पॉइंट आपको बुक से दिखाता हूं, फिर समरी से दिखाऊंगा। इन्वेंट्री का पॉइंट इसमें लिखा हुआ है कि क्या मैनेजमेंट टाइम टू टाइम फिजिकल वेरिफिकेशन करता है कि नहीं इन्वेंट्री का, वेदर द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हैज बीन डन बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल ऑफ टाइम। और अगर किया है मैनेजमेंट ने तो जो प्रोसीजर और कवरेज है, मतलब इन्वेंट्री को काउंट करने का तरीका, और कवरेज मतलब कितनी इन्वेंट्री काउंट की है वो एडिक्वेट है कि नहीं। और अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई जो 10% से ज्यादा थी तो उसको मैनेजमेंट ने अकाउंट फॉर किया है कि नहीं। 10% से ज्यादा की अगर डिस्क्रिपेंसी नोटिस की गई तो मैनेजमेंट ने उसकी अकाउंटिंग की है कि नहीं। ये फर्स्ट पॉइंट था बेटा। और सेकंड पॉइंट है, ये बहुत आईएमपी है सेकंड पॉइंट, कि अगर कंपनी ने इस साल वर्किंग कैपिटल लोन के लिए वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए सैंक्शन लिमिट बनवा के रखी है 5 करोड़ से ज्यादा की, तो ये देखा जाएगा ऑडिटर के तरफ से कि जो पीरियोडिकल स्टॉक स्टेटमेंट जमा किए गए हैं कंपनी के तरफ से बैंक को, वो बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ अग्री करते हैं कि नहीं। यानी कि कंपनी गलत स्टॉक स्टेटमेंट तो जमा नहीं करती, इसके ऊपर ये पॉइंट है। तो दो पॉइंट है, पहला पॉइंट फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर है और फिजिकल वेरिफिकेशन के प्रोसीजर एडिक्वेट है कि नहीं, और अगर डिस्क्रिपेंसी 10% से ज्यादा की नोटिस की गई है तो वो अकाउंट फॉर हो गई है कि नहीं। ये इन्वेंट्री का फर्स्ट पॉइंट है, टेक योर टाइम। और सेकंड पॉइंट है कि अगर कंपनी ने वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन करा के रखी है बैंक से 5 करोड़ से ज्यादा, तो ऑडिटर को देखना है कि जो क्वार्टरली रिटर्न्स कंपनी बैंक के पास जमा करती है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से अग्री कर रहे हैं कि नहीं। तो मेरी समरी में देखिए बेटा, अगर ये पॉइंट आपको याद हो जाएगा ना तो फिर समरी को देखना, पहले वहां से याद कर लेना फिर समरी को देखना। सिर्फ दो ही पॉइंट को उठाया गया है, एक फिजिकल वेरिफिकेशन कि देखो वो याद हो जाएगा तो इसको देखना। इन्वेंट्री के दो पॉइंट, एक फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर जो मैंने आपको समझा दिया कि मैनेजमेंट ने पीरियोडिकल टाइम में फिजिकल वेरिफिकेशन किया कि नहीं, प्रोसीजर एडिक्वेट है कि नहीं, और लास्ट में अगर 10% से ज्यादा डिस्क्रिपेंसी थी तो वो अकाउंट फॉर हो गई कि नहीं। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद हो जाए। और उसके बाद क्या कंपनी ने 5 करोड़ से ज्यादा की लिमिट ले रखी है, अगर ले रखी है तो जो क्वार्टरली स्टॉक स्टेटमेंट जमा किए गए हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट से एग्री करते हैं कि नहीं। अब आइए थर्ड पॉइंट, बहुत बड़ा है बेटा, इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा, एक इन्वेस्टमेंट और एक डिफॉल्ट, ये दो पॉइंट बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए मैं कीवर्ड्स इस बार पहले बता रहा हूं। जो इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी ने किए है ना, इन्वेस्टमेंट बोल दो, लोन बोल दो, गारंटी बोल दो, कंपनी ने जो भी इन्वेस्टमेंट किए वो सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर के लिए जितने किए हैं और अदर्स के लिए जितने किए हैं, पहला पॉइंट ये कहता है दोनों को अलग अलग दिखाओ। एग्रीगेट अमाउंट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट, साल भर का एग्रीगेट अमाउंट और बैलेंस शीट डेट का आउटस्टैंडिंग अमाउंट, सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर का अलग दिखाना है और अदर्स का अलग दिखाना है। सेकेंड पॉइंट का फोकस है कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है लोन देने की वो कंपनी के लिए प्रीजुडिशियल तो नहीं है। थर्ड पॉइंट इस बात पे फोकस करता है कि रीपेमेंट शेड्यूल बनाया गया है कि नहीं, और रीपेमेंट शेड्यूल के अनुसार पेमेंट रिसीव हो रहा है कि नहीं। कीवर्ड्स पहले ही बता दे रहा हूं। फिर फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर कोई अमाउंट ओवर ड्यू है और ओवर ड्यू 90 डेज से ज्यादा हो गया है तो कंपनी ने रिकवरी के लिए स्टेप्स लिए हैं कि नहीं। फिर क्या कंपनी ने जो लोन इस साल आउट ड्यू होने वाले थे उन लोन्स को क्या कंपनी ने एक्सटेंड, रिन्यू किया या उनके लिए फ्रेश लोन दिया क्या, ये पॉइंट है बेटा। क्या जो लोन इस साल ड्यू हो रहे थे उसको एक्सटेंड, रिन्यू या फ्रेश लोन दिया क्या, अगर दिया है तो ऐसे लोन्स का अमाउंट और वो टोटल लोन का कितना परसेंट है ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और लोन विदाउट शेड्यूल, अगर कंपनी ने कोई भी लोन इस साल दिया है जिसका रीपेमेंट पीरियड प्रिस्क्राइब नहीं है तो ऐसे लोन का अमाउंट और वो टोटल लोन बुक का कितना परसेंट है ये स्पेसिफाई करना है। बेटा ये 6 पॉइंट हो गए आपके इन्वेस्टमेंट के। अगर आप ये 6 कीवर्ड्स याद रख लोगे ना तो फिर आप इस नोट्स को रिफर कर सकते हो अपनी स्टडी मैट वालों को। तो स्टडी मैट में भी मैंने कीवर्ड्स अंडरलाइन करके रखे हुए हैं। पहला, यहां से पहला शुरू होगा बेटा, इधर से वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज प्रोवाइडेड लोन, गारंटी और सिक्योरिटी टू अदर पार्टी। अगर दिए हैं तो फिर जो सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर का एग्रीगेट अमाउंट और आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो अलग स्पेसिफाई करना है, और जो उसके अलावा
सब्सिडी एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर को छोड़ के जो कंपनीज है उनके लिए अलग स्पेसिफाई करना है। फिर दूसरा पॉइंट किस बारे में था कि टर्म्स एंड कंडीशन कंपनी के लिए प्रीजुडिशियल तो नहीं है। थर्ड पॉइंट किसके बारे में था कि अगर जो लोन दिए गए हैं उन सबका रीपेमेंट शेड्यूल प्रिस्क्राइब्ड है कि नहीं और पेमेंट रेगुलरली मिल रहा है कि नहीं एज पर रीपेमेंट शेड्यूल। इसके बाद फोर्थ पॉइंट था कि अगर कोई अमाउंट ओवर ड्यू चल रहा है तो 90 डेज से ज्यादा ओवर ड्यू अमाउंट को ऑडिटर स्टेट करेगा रिपोर्ट में, और कंपनी एडिक्वेट स्टेप्स लिए कि नहीं रिकवरी करने के लिए ये ऑडिटर स्टेट करेगा रिपोर्ट में। ई पॉइंट क्या कहता है कि अगर कोई लोन और एडवांस इस साल ड्यू हुआ है, कोई लोन एंड एडवांस इस साल ड्यू हुआ है, तो कंपनी ने क्या उसे रीन्यू कर दिया या एक्सटेंड कर दिया या फ्रेश लोन दे दिया। ये बेटा विंडो ड्रेसिंग होती है एनपीए को अवॉइड करने के लिए। तो क्या कंपनी ने ऐसा कुछ किया है? अगर किया है तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में ऐसे वाले रिन्यूअल्स का एग्रीगेट अमाउंट और वो टोटल लोन का कितना परसेंट है वो ऑडिट रिपोर्ट में स्पेसिफाई करेगा। और लास्ट पॉइंट कहता है कि क्या कंपनी ने ऐसा कोई लोन दिया है जिसका रीपेमेंट ऑन डिमांड है या जिसका रीपेमेंट शेड्यूल फिक्स नहीं है। तो ये लोन का रीपेमेंट शेड्यूल फिक्स नहीं होना अच्छी बात नहीं है, तो ऐसी लोन्स की अमाउंट ऑडिटर लिखेगा और वो टोटल लोन्स के कितना परसेंट है वो लिखेगा। आई होप यू आर लर्निंग थिंग्स। एक बार कीवर्ड्स से आपको रिवाइज करा रहा हूं, एक बार नोट्स में से। इसके बाद आइए, ये फोर्थ बहुत वन लाइनर है कि अगर कंपनी ने इंटर कॉर्पोरेट लोन्स दिए हैं दूसरी कंपनी को तो सेक्शन 185 186 का कंप्लायंस किया है कि नहीं। तो आइए देखिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एडवांसेस एंड गारंटीज, लोन्स इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी, वेदर प्रोविजन ऑफ 185 एंड 186 हैव बीन कंप्लाइड विद और नॉट। इसके बाद बेटा मेरा फेवरेट ये पब्लिक डिपॉजिट, यहाँ पे देखो 4 के बाद ये है 5 पब्लिक डिपॉजिट। इसकी समरी ये है, मैं थोड़ा गलती से मिस हो गया था तो इसको यहाँ लिखा हूँ। अगर कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी ना, ये लायबिलिटी होती है, तो क्या कंपनी ने सेक्शन 73 से 76 ऑफ कंपनीज एक्ट को कंप्लाई किया कि नहीं, अदर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट को कंप्लाई किया कि नहीं, कंपनीज एक्ट के जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है उसे कंप्लाई किया कि नहीं। अगर इनका कोई नॉन कंप्लायंस हुआ है तो ऑडिट रिपोर्ट में बताना पड़ेगा। और साथ में आरबीआई, एनसीएलटी, सीएलबी और कोर्ट और ट्रिब्यूनल, इन सब के ऑर्डर्स का कंप्लायंस हुआ है कि नहीं। देखो कीवर्ड्स तो यही है। अब नोट्स में कितना डिटेल में लिखा रहता है देखिए कि इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड वेदर द डायरेक्टिव्स इशूड बाय आरबीआई, सेक्शन 73 टू कंपनीज एक्ट वगैरह वगैरह, दे हैव बीन कंप्लाइड विद और नॉट। वेरी इजी है। इसमें मेरे को एक वर्ड जोड़ देना चाहिए था बस, आरबीआई का डायरेक्टिव। ये भी जोड़ देते ना तो फिर फाइनल हो जाता है। ये एक मिनट, हाँ ये टेम्पररी है, आप समझ जाइए। आरबीआई का डायरेक्टिव सबसे टॉप में आएगा। लेट अस मूव। इसके बाद सी के बाद एस, स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज में क्या कंसेप्ट है बेटा, मैं यहाँ पे अपने पहले नोट्स में से दिखा देता हूँ आपको, बहुत इजी। वो सिर्फ पब्लिक डिपॉजिट लास्ट में लिखा क्योंकि मिस हो गया था मेरे से। ये स्टैट्यूटरी ड्यूज का ब्यूटीफुल समरी बनाया हूँ मैं कि कंपनी रेगुलर है कि नहीं। स्टैट्यूटरी ड्यूज देखिए, वेदर कंपनी इज रेगुलर इन डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, कीवर्ड्स लिखा हूं मैं। क्या कंपनी अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज लाइक इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज, कस्टम्स, वैट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ये सबको पे करने में रेगुलर है कि नहीं। अगर नहीं है रेगुलर, अगर नहीं है तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन बैलेंस शीट डेट विच इज मोर देन 6 मंथ्स, इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन बैलेंस शीट डेट ओवर ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स। और अगर कोई अमाउंट डिस्प्यूट के कारण पेंडिंग है, ये डिस्प्यूट के कारण, तो अमाउंट और नेम ऑफ द फोरम बताना पड़ेगा। तो ये अपने नोट्स में से देख लीजिए बेटा, ये नोट्स। Whether the company is regular in depositing undisputed statutory dues including GST etc. पूरे payments to the appropriate authority. If not, then the extent of arrears of outstanding dues as on the last day of the financial year for a period of more than 6 months shall be indicated. And if the statutory dues have not been deposited on account of dispute, अगर dispute के कारण pending है तो amount involved और forum का नाम बताना पड़ेगा। सच अ ब्यूटीफुल रिवीजन, थोड़ा पहले से पढ़ के रखोगे तो रिकॉल हो जाएगा। अब भाई वो अपना जो 7 पॉइंट्स थे वो हो गए, PILD CS सब हो गया। उसके बाद एक शॉर्ट फॉर्म आपको याद करा रहा हूं, UDIN, यूडिन बेटा हम लोग का ना CA लोग का एक पासवर्ड होता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वगैरह के लिए। तो यूडिन और एक बीच में फ्रॉड। यहाँ पे U का मतलब अनरिकॉर्डेड इनकम है, D का मतलब डिफॉल्ट है, I का मतलब IPO है, F का मतलब फ्रॉड है और N का मतलब निधि कंपनी है। आई रिपीट, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। U का मतलब अनरिकॉर्डेड इनकम, D का मतलब डिफॉल्ट, I का मतलब IPO, F का मतलब फ्रॉड और N का मतलब निधि कंपनी। तो ये अगले अपने 5 पॉइंट्स हैं।
अब अनरिकॉर्डेड इनकम का कंसेप्ट क्या है कि अगर इस साल कंपनी ने कोई पिछले साल का ट्रांजैक्शन जो पहले रिकॉर्ड नहीं किया था उसको टैक्स असेसमेंट के समय कंपनी ने सरेंडर कर दिया, डिस्क्लोज कर दिया, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में भी डाला कि नहीं। आई रिपीट, अगर पिछले साल का कोई अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन टैक्स प्रोसीडिंग्स के दौरान कंपनी ने इस साल सरेंडर या डिस्क्लोज कर दिया तो फिर उस इनकम को इस साल कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में भी अपडेट कर दिया कि नहीं। तो कंसेप्ट ये बुक्स, ये नोट्स में से देखेंगे पहले, वेदर एनी ट्रांजेक्शन recorded not recorded in the books of account have been surrendered and disclosed as income during the year in the tax assessment. अगर ऐसा किया है, if so then whether the previously unrecorded income, यही वाली unrecorded income को कंपनी ने बुक्स ऑफ अकाउंट में डाल दिया कि नहीं। तो मेरे समरी नोट्स में देखो मैं क्या लिखा हूं, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इफ अनरिकॉर्डेड इनकम इफ सरेंडर्ड, अगर अनरिकॉर्डेड इनकम को सरेंडर किए हैं देन वेदर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट और नॉट। दिस समरी इज इनफ। मतलब जिनको कंसेप्ट समझ में आ गया है ना उनको ये समरी से ही पूरा याद हो जाएगा। नेक्स्ट सबसे बड़ा पॉइंट बेटा, डिफॉल्ट। ये समझ लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कंपनियां डिफॉल्ट करती है, विलफुल डिफॉल्टर होती है, लॉन्ग टर्म के शॉर्ट टर्म का लोन लेके लॉन्ग टर्म में अप्लाई करती है, ये सब के ऊपर पहले मैं आपको समरी से दिखाता हूं। देखो ये डिफॉल्टर कंपनियां, 6 पॉइंट है बेटा इसके अंदर। अगर कंपनी ने बैंक, देखो मैं क्या लिखा हूं, इफ डिफॉल्ट टुवर्ड्स बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देन रिपोर्ट द अमाउंट एंड द पीरियड। इसका हिंदी में मतलब, अगर कंपनी ने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रीपेमेंट नहीं किया इंटरेस्ट का या ड्यू अमाउंट का, तो फिर अमाउंट और पीरियड को स्पेसिफाई करना है। फिर दूसरा पॉइंट है विलफुल डिफॉल्टर। इसका यह मतलब है कि क्या कंपनी को आरबीआई ने विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया है। साथ साथ नोट्स दिखा देता हूं, 1 मिनट लगेगा। ये देखो डिफॉल्ट का फर्स्ट पॉइंट ये है, whether the company has defaulted in the repayment of loans borrowings to any lender. If yes, then the amount of default and the period of default has to be reported. Willful defaulter का ये पॉइंट है बेटा, whether the company is declared as willful defaulter by RBI or financial institution or any other lender. तो ये 2 हो गए। इसके बाद थर्ड पॉइंट किसके बारे में बेटा, ये अप्लाइड फॉर सेम पर्पस, यानी जो भी लोन कंपनी ने लिया है उसको जिस पर्पस के लिए लिया था उसी पर्पस के लिए लगाया कि नहीं। अगर नहीं लगाया तो फिर किस पर्पस के लिए लगाया और उसका अमाउंट कितना है ये बताना पड़ेगा। तो इसको भी वहां नोट्स में से पढ़ा देता हूं नेक्स्ट पेज में। वेदर द टर्म लोन्स वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच द लोन्स वर ऑब्टेन्ड, इफ नॉट देन द अमाउंट डाइवर्टेड एंड द पर्पस फॉर विच इट इज यूज्ड हैव टू बी रिपोर्टेड। आइए नेक्स्ट पॉइंट मेरी समरी से पढ़ते हैं, ये तक कर लिए अपन। इसके बाद शॉर्ट टर्म लोन अप्लाइड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, यानी कंपनी ने कोई पैसा शॉर्ट टर्म के लिए लिया है पर उससे कोई लॉन्ग टर्म असेट क्रिएट कर दी क्या, ये बताना है। इसके पीछे लॉजिक ये है कि अगर कंपनी ऐसा करेगी तो इसको रीपेमेंट में आगे तकलीफ जाएगी, ये कारों में पहले से ही बता देंगे। तो वेदर द फंड रेज्ड ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस, इफ यस देन नेचर एंड अमाउंट हैव टू बी इंडिकेटेड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टेकन फंड टू मीट ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि कंपनी लोन अपने नाम पे ले रही है बट उसकी इस्तेमाल क्या कंपनी ने सब्सिडरी एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर के लोन को रीपे करने में की क्या। तो ये वाले पॉइंट को देखेंगे बेटा। वेदर द कंपनी हैज टेकन फंड्स फ्रॉम एनी एंटिटी टू मीट द ऑब्लिगेशन ऑफ सब्सिडरी एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर, अगर ऐसा किया है तो उसकी डिटेल बतानी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, टेकन लोन बाय प्लेजिंग शेयर्स इन सब्सिडरी एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर, और साथ में वेदर एनी डिफॉल्ट इन सच लोन। ये पॉइंट का हिंदी में मतलब है कि क्या होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर में जो उसके पास शेयर्स हैं उसको गिरवी रख के लोन लिया है क्या। अगर लोन लिया है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। लोन देना गलत नहीं है बट ये प्रीकर्सर होता है आगे जाके गड़बड़ होने का। और अगर कंपनी ने इस लोन में कोई डिफॉल्ट किया है तो ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देखेंगे साथ साथ, whether the company has raised loan during the year on the pledge of securities held in subsidiary, associate or joint venture. If so, give details thereof and also report if the company has defaulted in the loans. पूरा का पूरा मैंने इनकॉर्पोरेट कर दिया अपनी समरी में, उसी को 2 बार पढ़ लीजिएगा प्लीज। अब आइए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, आईपीओ एफपीओ के ऊपर और प्रेफरेंशियल इशू के ऊपर। इसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट आईपीओ एफपीओ देख के आपको ये याद आना चाहिए कि क्या कंपनी ने आईपीओ या एफपीओ से अमाउंट रेस किया। क्या कंपनी ने आईपीओ या एफपीओ से अमाउंट रेस किया, अगर किया है
तो फिर जिस पर्पस के लिए लिया था उस पर्पस के लिए अप्लाई किया कि नहीं, बस इतना ही पॉइंट है। और प्रेफरेंशियल इशू से अगर कंपनी ने पैसा रेस किया, प्रेफरेंशियल इशू या प्राइवेट प्लेसमेंट से, तो 42 और 62 का कंप्लायंस किया कि नहीं, कंपनीज एक्ट का 42 और 62, और जिस पर्पस के लिए लिया था उसी पर्पस के लिए अप्लाई किया कि नहीं। तो बस इतनी सी बात याद आ गई तो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। देखेंगे वेदर मनी रेज बाय वे ऑफ आईपीओ और एफपीओ ड्यूरिंग द ईयर वर अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर रेज्ड, और अगर नहीं किए होंगे तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। उसके बाद बेटा क्या वेदर द कंपनी हैज रेट प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स और कन्वर्टेबल डिबेंचर, अगर किया है तो फिर सेक्शन 42 और 62 का कंप्लायंस हुआ कि नहीं, और जो फंड्स रेस किए थे उसको उसी पर्पस के लिए यूज किया कि नहीं जिसके लिए लिए थे, अगर नहीं किए होंगे तो उसकी डिटेल्स। नेक्स्ट फ्रॉड, बहुत इजी, पहले मेरी समरी से देख लेते हैं। फ्रॉड में अपने को पहले क्या रिपोर्ट करना है कि इफ बाय और ऑन कंपनी, यानी अगर फ्रॉड कंपनी पर हुआ या फ्रॉड कंपनी ने किया तो ऑडिटर को नेचर और अमाउंट डिस्क्लोज करना है, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट बहुत खास है, अगर इस कंपनी के ऑडिटर ने 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड नोटिस किया जो कि कंपनी के एम्प्लॉय और ऑफिसर कंपनी पे कर रहे थे, तो आपको पता होगा कि ऐसे फ्रॉड को ऑडिटर 143(12) के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है एडीटी 4 में। तो ये पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि क्या कंपनी के ऑडिटर ने 143(12) के तहत 1 करोड़ से बड़ा फ्रॉड सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया है कि नहीं, इसके ऊपर है ये पॉइंट। और लास्ट पॉइंट कि अगर कंपनी के एम्प्लॉइज ने कंपनी को कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट दी तो ऑडिटर ने उसको कंसिडर किया कि नहीं। आई रिपीट, कंपनी के एम्प्लॉइज ने अगर कंपनी को कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट दी, विसल ब्लोअर कंप्लेंट का मतलब क्या होता है कि कंपनी के एम्प्लॉई अपने कॉलीग्स के बारे में कंपनी को कंप्लेंट करते हैं, अगर कलीग्स कोई फ्रॉड या इरेगुलरिटी करते हैं तो कंपनी को अगर कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट मिली है साल भर के दौरान तो ऑडिटर ने उसको कंसिडर किया कि नहीं। बहुत स्मार्टली मैंने तीनों पॉइंट को कवर कर लिया, ये आइए अपने नोट्स में से देख लीजिए। वेदर एनी फ्रॉड बाय और ऑन द कंपनी वॉज नोटिस्ड, इफ येस देन द नेचर एंड अमाउंट। फिर 143(12) वाला कि क्या वेदर द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143(12) has been filed by auditor in form EDT 4 to the central government, and whether the auditor has considered the whistleblower complaint received by the company। आइए दोस्तों नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगला पॉइंट निधि कंपनी के ऊपर है, 3 रिपोर्टिंग है, शॉर्ट में देखो मैं लिख दिया हूं। नेट ओन फंड टू डिपॉजिट लाइबिलिटी रेशियो 1:20 कंप्लाई हो रही है कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, क्या कंपनी ने 10% अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट मेंटेन किए कि नहीं, इसका क्या कंसेप्ट बताया था, जितना भी निधि कंपनी के पास डिपॉजिट होगा उसका 10% निधि कंपनी को टर्म डिपॉजिट में मेंटेन करना पड़ता है, अनइनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट में। इसके बाद का पॉइंट कि क्या निधि कंपनी ने कोई लोन वगैरह में डिफॉल्ट किया क्या, तो एक बार नोट्स में से देख लीजिए बेटा। वेदर निधि कंपनी हैज कंप्लाइड विद नेट ओन फंड टू डिपॉजिट लाइबिलिटी रेशियो 1:20, whether Nidhi company is maintaining 10% unencumbered term deposit to meet the liability, whether there has been any default in the payment of interest or deposit, if so details thereof। आइए दोस्तों इसके बाद का पढ़ते हैं निधि कंपनी का। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन भाइयों एक लाइन की रिपोर्टिंग है। अगर कंपनी ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किया है तो कंपनी को 177 और 188 कंप्लाई करना चाहिए कंपनीज एक्ट में, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में कुछ डिस्क्लोजर्स लिखे होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करने पड़ते हैं, वो कंपनी ने किए कि नहीं किए। आइए देखेंगे बेटा, यहाँ पे समरी में भी समरी में तो लिख दिया मैं, इसमें से दिखा देता हूँ आपके नोट्स में से। whether all the transaction with related parties are in compliance with section 177 and 188 of Companies Act, and the details have been disclosed in the financial statement as per applicable accounting standard, that is AS 18। 177 ऑडिट कमेटी की अप्रूवल के लिए है, 188 शेयर होल्डर की अप्रूवल के लिए बेटा। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड पार्टी के बाद इंटरनल ऑडिट के ऊपर है। देखो बेटा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या लिखा हूं मैं, देखो मैं पहले हिंदी में बोल देता हूं कि अगर कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी ने जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम बनाया है वो कंपनी के नेचर एंड साइज के कमेंसुरेट है कि नहीं, और क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर ने इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को कंसिडर किया कि नहीं। सिर्फ 2 ही पॉइंट रिपोर्टिंग के, एक बार देखिए क्या लिखा है। इंटरनल ऑडिट सिस्टम
कमेंसुरेट टू नेचर एंड साइज, कमेंसुरेट टू नेचर एंड साइज, और उसके बाद वेदर रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर हैज बीन कंसिडर्ड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर। ये देख लीजिए बेटा, आई एम नॉट श्योर आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं, अब ये देख सकते हैं अब आप, बस इतना सा पॉइंट है। आइए नोट्स में से देखते हैं। वेदर द कंपनी हैज इंटरनल ऑडिट सिस्टम कमेंसुरेट टू साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस, वेदर द रिपोर्ट ऑफ इंटरनल ऑडिटर हैव कंसिडर्ड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इसके बाद एक बार फिर बोलूंगा, आप लोग को सिर्फ जो मैं नोट्स दे रहा हूं हैंड रिटन उसी से पढ़ना चाहिए, ये टाइम सेविंग हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद बेटा इंटरनल ऑडिट के बाद नॉन कैश ट्रांजेक्शन। देखिए बेटा, जब भी कंपनी डायरेक्टर के साथ कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन करती है, यानी कोई गिव एंड टेक होता है बट मनी इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे कंपनी ने डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर दिए, या डायरेक्टर को ईसॉप इशू कर दिया, या डायरेक्टर के साथ कोई ट्रांजेक्शन किया जिसमें कंपनी अपनी कोई प्रॉपर्टी उसको सेल कर रही थी और बदले में उससे कोई प्रॉपर्टी ले रही थी, इस टाइप का नॉन कैश ट्रांजेक्शन होता है ना, तो सेक्शन 192 का कंप्लायंस करना पड़ता है। तो आइए मेरे नोट्स में देखेंगे पहले, अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन विद डायरेक्टर है तो कंप्लायंस विद 192 हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे नोट्स में से whether the company has entered into non-cash transaction with director or person connected with director, if so whether the provisions of 192 have been complied with or not। अब आइए सर 16th रिपोर्टिंग पढ़ते हैं आरबीआई रजिस्ट्रेशन की। ये थोड़ा सा याद करने वाला है, 4 पॉइंट है बेटा इसमें, मेरे नोट्स में से देखिए पहले आप कि पहला, क्या कंपनी को आरबीआई के सेक्शन 45IA में रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट है क्या, अगर है तो कंपनी ने करवाया कि नहीं। तो पहला पॉइंट है 45IA ऑफ आरबीआई एक्ट, क्या कंपनी को आरबीआई एक्ट के सेक्शन 45IA में रजिस्ट्रेशन लेना है क्या, ये बैंकिंग कंपनी के लिए होता है अक्सर। सेकंड पॉइंट है कि क्या कंपनी ने इस साल नॉन बैंकिंग फाइनेंस या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी परफॉर्म की है क्या, वो भी विदाउट रजिस्ट्रेशन, ये बहुत बड़ा क्राइम है। क्या कंपनी ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस या हाउसिंग फाइनेंस एक्टिविटी की है क्या, वो भी विदाउट रजिस्ट्रेशन, नोट्स में भी सेम ऐसे ही मिलेगा। और थर्ड पॉइंट, क्या जिस कंपनी की अपन ऑडिट कर रहे हैं वो एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या, क्या वो एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है क्या, और अगर है तो क्या वो अभी भी उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है कि वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है। दूसरा, अगर उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट है, उस कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का यदि रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट है, तो क्या वो एग्जेम्पशन के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही है कि नहीं। ये थोड़ा पॉइंट में टाइम दूंगा, फिर से 2 बातें बोलना है बेटा इसके अंदर। जिस कंपनी की अपन ऑडिट कर रहे हैं क्या वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अगर है तो वो कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल करती है कि नहीं, ये हो गई एक बात। और अगर उसका रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट है तो क्या वो रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट होने के जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करती है कि नहीं। फोर्थ और लास्ट बहुत इजी बेटा, एक ग्रुप में कभी भी एक ही कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है नॉर्मली, एक ग्रुप में, जैसे कुमार मंगलम बिरला ग्रुप जो है उसमें एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी, टाटा ग्रुप में एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी। बट अगर किसी कंपनी में एक से ज्यादा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी होगी तो ऑडिटर को उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, वेदर द ग्रुप, सॉरी कंपनी नहीं, वेदर द ग्रुप हैज मोर देन 1 कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। मेरे हिसाब से ये ही पढ़ लोगे ना मेरा तो बहुत बढ़िया है। वहां पे भी नोट्स में पूरा का पूरा जस्टिफाई करके मैंने इसको कवर किया है, देखेंगे। Whether the company is required to get registered under 45IA of RBI Act, if so, whether the registration has been obtained. उसके बाद whether the company has conducted non-banking finance or housing finance activity without registration. फिर whether the company is core investment company, if so, whether it continues to fulfill the criteria of core investment company. In case the company is exempted, then whether it continues to fulfill the criteria. Whether the group has more than 1 core investment company. If yes, then indicate the numbers. ये हो गया आरबीआई का रजिस्ट्रेशन। टोटल 16 रिपोर्टिंग हो गई। 17th रिपोर्टिंग बेटा कैश लॉस के ऊपर है। 1 मिनट आपको बताना चाहूंगा, नॉलेज देना चाहूंगा इस बार पहली बार। कैश लॉस का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, कि अगर कोई कंपनी का जो फाइनल नेट लॉस है अकाउंटिंग कंसेप्ट के हिसाब से नेट लॉस, उसमें ना जो नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं जैसे डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये सब चीजों को ऐड बैक करके देखना। देखो बेटा, कोई कंपनी लॉस में है ना तो वो ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, कोई कंपनी लॉस में है ना तो कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर हम लोग नॉन कैश एक्सपेंसेस को हटा दें, डेप्रिसिएशन वगैरह को, तब तो वो लॉस में नहीं होनी चाहिए। अगर नेट लॉस में है तो हम उनको एक बार के लिए मौका देने के लिए देखेंगे कि क्या डेप्रिसिएशन वगैरह का एक्सपेंस हटा दें
तो ये प्रॉफिट में दिख रही है कि नहीं। अगर उसके बावजूद भी लॉस में होती है ना, मतलब नॉन कैश एक्सपेंस को हटाने के बाद भी ये नेट लॉस में दिखती है ना, तब हम बोलते हैं कि कंपनी ने कैश लॉस किए हुए, कैश लॉस किए हुए, जो कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ये कंपनी आगे पीछे डिफॉल्ट करना शुरू कर देगी। कैश लॉस होना खतरनाक है। अब कारो क्या बोलता है? कारो बोलता है अगर इस करंट ईयर में और साथ साथ प्रीवियस ईयर में दोनों ही साल में कंपनी ने कैश लॉस किए हैं, तो कारो में पूरा कैश लॉस के अमाउंट को रिपोर्ट करना है। वेदर द कंपनी हैज इंकर्ड कैश लॉस ड्यूरिंग दिस ईयर एज वेल एज इन द प्रीवियस ईयर, इफ यस देन स्टेट द अमाउंट। बस बात खत्म। वहां पे भी यही लिखा हुआ है। टाइम सेव करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट में चलता हूं। 18 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि क्या, चलो बेटा वो उसमें से दिखाई देता हूं, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाओगे। वेदर द कंपनी हैज इंकर्ड कैश लॉस इन द फाइनेंशियल ईयर एंड इन द इमीडिएटली फाइनेंशियल ईयर, इफ सो स्टेट द अमाउंट। आइए नेक्स्ट, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। इस पॉइंट का कंसेप्ट ये है कि आप जिस कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं, अगर उसके प्रीवियस ऑडिटर ने रिजाइन किया था और आप उसकी जगह फुलफिल करने के लिए आए हैं, मतलब आप कैजुअल वैकेंसी फिलअप करने वाले ऑडिटर हैं, तो अगर उस ऑडिटर ने जाने के समय कोई कंसर्न्स या इश्यूज रेज किए थे इस कंपनी में, तो आपने उसको कंसिडर किया है कि नहीं ऑडिट के दौरान, ये आपको इस रिपोर्ट में लिखना है। इफ प्रीवियस ऑडिटर, सॉरी, रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर, इफ प्रीवियस ऑडिटर हैज रिजाइंड, मेरे से एक मिस्टेक हो गई है, इफ प्रीवियस ऑडिटर हैज रिजाइंड वर्ड मेरे को लिखना था, देन वेदर द प्रेजेंट ऑडिटर हैज कंसिडर्ड द कंसर्न्स एंड इश्यूज ऑफ प्रीवियस ऑडिटर। तो इसको नोट्स में से भी दिखा देता हूं। Whether there has been any resignation of the statutory auditor during the year, if so, then the auditor has to, whether the auditor has taken into consideration the issues and objections raised by the outgoing auditor. Next point, very important, very important, ये सॉल्वेंसी के ऊपर है। इसको 1 मिनट दे के समझाऊंगा आपको बेटा। सॉल्वेंसी के ऊपर इसका जो की कंसेप्ट है ना, वो ये है, ऑडिटर को एक ओपिनियन देनी है कि कंपनी बैलेंस शीट डेट के बाद अगले 1 साल में जो लायबिलिटीज ड्यू होने वाली है, उसको पे करने के लिए कंपनी केपेबल है कि नहीं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पॉइंट की कंसेप्ट है कि ऑडिटर को यह ओपिनियन देनी है कि कंपनी बैलेंस शीट डेट के बाद जो लायबिलिटीज 1 साल में ड्यू होने वाली है, उसको पे करने के लिए कैपेबल है कि नहीं। बट इसको बहुत डेकोरेट किया गया है। इतनी स्ट्रांग ओपिनियन देने के लिए ना ऑडिटर को कई फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं, जैसे कंपनी के रेशियोज कंसिडर करना चाहिए, डेटर्स का एजिंग शेड्यूल कंसिडर करना चाहिए, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कलेक्शन ऑफ असेट्स, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ऑडिटर का खुद का नॉलेज बीओडी और मैनेजमेंट के प्लान का। इन सब चीजों को कंसिडर करते हुए ऑडिटर को ओपिनियन देनी है कि उसकी ओपिनियन में कंपनी केपेबल है कि नहीं अपनी आने वाले 1 साल की लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए। ये ओपिनियन उसको ऑडिट रिपोर्ट के डेट की सिचुएशन के हिसाब से देनी है। तो बेटा कीवर्ड्स देखेंगे, बेस्ड ऑन रेशियोज, बेस्ड ऑन एजिंग, बेस्ड ऑन थोड़ा ध्यान से देखना, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ पेमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड ऑडिटर्स नॉलेज। ये सब की चीजों के ऊपर बेस होकर, ये सब बातों को बेस पे रख के, वेदर ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट कंपनी विल बी एबल टू या केपेबल ऑफ पेइंग द लायबिलिटी एज ऑन बैलेंस शीट डेट, जो बैलेंस शीट डेट पे लायबिलिटी कंपनीज की थी जो कि अगले 1 साल में ड्यू होने वाली है, उसको पे करने में कंपनी केपेबल हो कि नहीं। बहुत बड़ा पॉइंट मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको। ये देखिए, ये है यहां पे, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियो, एजिंग, expected date of realization of financial asset, payment of liability and other information accompanying the financial statement and auditor's knowledge of the directors and management plan। मुद्दे की बात क्या, ये सब चीजों के बेसिस पे whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists on balance sheet date, that company will be able to meet its liabilities existing on balance sheet date which will fall due within a period of 1 year। समरी से देखिएगा, थोड़ा अच्छे से नहीं समझ में आया तो 30 सेकेंड्स फिर रिवाइज करके फिर से देख सकते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सीएसआर मैंने बहुत ब्यूटीफुली, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सीएसआर ग्रुप 1 में मेरे से पढ़ चुके हैं, तो मैं आपको सीएसआर के एक छोटे से प्रोविजन का रिवीजन करा रहा हूं। आपको याद होगा मैं बोलता था नालायक कंपनी किसे कहते हैं, जो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अपना सीएसआर एक्सपेंडिचर नहीं करती, यानी पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 2% स्पेंड नहीं करती। अगर किसी कंपनी ने अमाउंट स्पेंड नहीं किया तो
दो सिचुएशन हो सकती है, या तो उसका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चलता होगा, राइट साइड में देखो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चलता है तो क्या रिक्वायरमेंट है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चलता है तो कंपनी को अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में 1 महीने के अंदर, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 1 महीने के अंदर अनस्पेंड अमाउंट को डिपॉजिट कर देना चाहिए। और अगर आपको याद होगा कि कंपनी ने स्पेंड नहीं किया और उसका कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट भी नहीं चल रहा है, तो उसको फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 मंथ्स के अंदर शेड्यूल 7 के फंड में पैसा डिपॉजिट करना पड़ता था। तो ये कंसेप्ट अपन सीएसआर में पढ़े, तो ये जो कारों में है ना, वो यही रिपीट हो रहा है बस, कि अगर कंपनी ने अनस्पेंड सीएसआर अमाउंट है कंपनी का, तो कंपनी ने या तो इसको अनस्पेंड सीएसआर अकाउंट में ट्रांसफर किया कि नहीं 1 मंथ के अंदर, ये बी पॉइंट में लिखा हुआ है अगर कंपनी का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है तो। और अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है तो 6 मंथ्स के अंदर कंपनी ने इसे सेंट्रल गवर्नमेंट के शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफर किया कि नहीं। इसके बाद लास्ट रिपोर्टिंग बेटा, इस पॉइंट की समरी ये है कि होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर को अपनी कारों की रिपोर्ट में, आई रिपीट बहुत ध्यान से सुनना, होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर को अपनी कारों की रिपोर्ट में, होल्डिंग कंपनी की कारों की रिपोर्ट में सिर्फ रेफरेंस देना है यदि सब्सिडरी कंपनी की कारों की रिपोर्ट में उनके ऑडिटर ने कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क्स डाली होगी तो। आई रिपीट, उल्टा बोलता हूं, सब्सिडरी कंपनी के ऑडिटर ने सब्सिडरी कंपनी की कारों रिपोर्ट में कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क डाला है तो उसका रेफरेंस देना है, पूरी की पूरी छापना नहीं है, उसका रेफरेंस देना है होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर को अपनी कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट में। तो ये इसका कंसेप्ट है, वेदर देयर हैव बीन क्वालिफिकेशन और एडवर्स रिमार्क बाय रिस्पेक्टिव ऑडिटर इन द कारो रिपोर्ट of the companies included in CFS, यानी of subsidiary company. If yes, then indicate the detail of the company and the paragraph number of Caro report containing the qualification. मैं इसको अपनी समरी में कैसे लिखाऊं, अपनी समरी में बहुत इजी लिखाऊं, qualification in Caro of subsidiary to be mentioned in the Caro of holding company, only reference, that's it. So I hope this must have helped you. दो चीजें बोलूंगा, पेपर में कोई भी एक रिपोर्टिंग का क्वेश्चन आएगा, एक या दो, और स्पेसिफिक रिपोर्टिंग पूछी जाएगी। एक साथ 21 रिपोर्टिंग्स याद रखना कोई काम का नहीं है। मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है मैं आपको बोल देता हूं। एक पीपीई बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शुरू शुरू में मैंने आपको बताया। इसके बाद डिफॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफॉल्ट, कैश लॉसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया सॉल्वेंसी ऑफ कंपनी के ऊपर जो मैंने बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अभी अभी नई नई आई है ना, वो रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, ये कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा। और एक और मैं मिस कर रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, आईपीओ एफपीओ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईपीओ एफपीओ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोई भी सिंगुलर ऐसे आएगा 3-3 नंबर का, आपको तैयार करना है। थैंक यू।